Jai Narayana students, we are doing a lecture series of class 10th economics where we are studying the chapter money and credit. This is the sixth part of this lecture series, and in this lecture we will be going to discuss about the sources of credit. So let's start. The sources of credit can be classified into two broad categories. जो sources of credits हैं उनको हम दो broad categories में divide कर सकते हैं. First is the formal source and second is informal source of credit. जैसे फॉर्मल सेक्टर के लोन्स में हम कह सकते हैं द लोन विच वी टेक फ्रॉम द बैंक्स और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इनमें खास ये होता है दैट दीज आर गवर्नड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. इनको गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि मॉनिटर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं. गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइंस होते हैं, आरबीआई के जो भी गाइडलाइंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लोन्स इशू किए जा सकते हैं. यानी कि क्या कोलेटरल में लिया जाएगा, कितना फॉर्मेलिटी ज़रूरी है, कितना कम से कम आपका इंटरेस्ट रेट होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती हैं. दूसरे होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स या इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट्स, जहाँ से कि हम लोग लोन्स ले सकते हैं जब भी चाहें तब. लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि गवर्नमेंट से रेगुलेट नहीं होते हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज इसको रेगुलेट नहीं करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे और टर्म्स क्या होंगे, कंडीशंस क्या होंगे, ये जो लोन देने वाला पर्सन होता है वही डिसाइड करता है. जैसे कि इसमें आता है लोन जो हम अपने फ्रेंड से लेते हैं, अपने रिलेटिव से लेते हैं या अपने एम्प्लॉयर से कभी ले लेते हैं अगर लोन. इसके अलावा मनी लेंडर्स होते हैं खासकर रूरल एरियाज़ में, जहाँ पर कि वो काम ही यही करते हैं. मनी लेंडर का मतलब ये है जो पैसे उधार पर देने का काम करता है. तो वो आपको मनी लेंड कर देगा कुछ समय के लिए और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट वगैरह डिसाइड कर देगा, टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता देगा. आपको उस समय के भीतर उसके वो पैसे विद इंटरेस्ट लौटाने होंगे. तो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट दो तरह के हमने पढ़े. फर्स्ट इज फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, सेकंड इज इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटीज से रेगुलेट होते हैं और जहां पर गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस मानी जाती हैं. इनफॉर्मल सेक्टर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. फॉर्मल सेक्टर में आपके एग्जांपल्स के तौर पर बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं. इनफॉर्मल में आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या मनी लेंडर्स, एम्प्लॉयर्स वगैरह आते हैं. Now let's talk more about formal sector credit in India. देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे जितने भी फॉर्मल सोर्सेज हैं लोन के, जैसे बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनके फंक्शनिंग को सुपरवाइज करते रहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ डिपॉजिट्स. तो आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं बैंक्स के लिए कि जो भी आपके पास डिपॉजिट्स आएंगे उनमें से आपको इतना % अपने पास रखना है रिजर्व में, बाकी का आप इशू कर सकते हो एज लोन. तो यहाँ पर ये चीज़ तक रेगुलेट की जा रही है आरबीआई के थ्रू कि कितना पैसा बैंक लोन में इशू कर सकता है, कितना पार्ट डिपॉजिट का यूज़ कर सकता है फॉर गिविंग लोन्स. आरबीआई बैंक्स के जो भी कैश बैलेंसेस होते हैं उनको मॉनिटर करता रहता है. आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक जो हो वो केवल प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं दिया जाना चाहिए, यानी कि सिर्फ बिजनेसमैन को, सिर्फ ट्रेडर्स को ना दिया जाए, बल्कि जो लोग गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों तक भी लोन की सुविधा पहुंचे. जैसे कि छोटे मोटे किसान जो हो गए, छोटी इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हो गए, या स्मॉल बोरोवर्स, इंडिविजुअल बोरोवर्स जो कि गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको भी ये लोन्स मिलने चाहिए. अगली चीज़ ये है कि बैंक जो हैं उनको अपनी इंफॉर्मेशन, सारे डिटेल्स कि उन्होंने कितने रेट पर किसको लोन कब इशू किया, ये सारी डिटेल्स उनको आरबीआई को सबमिट करनी होती है. ये सब इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास भेजनी होती हैं ताकि वो इसका रिव्यू कर सकें और उसको वेरीफाई कर सकें कि सही तरीके से सही लोगों तक लोन पहुंचा है या नहीं पहुंचा है. तो ये हमारा फॉर्मल सेक्टर का क्रेडिट है. इंडिया में ये इस तरीके से काम करता है. अब अगर हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट की, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती हैं इसमें जो कि इनको सुपरवाइज कर रही हैं. जैसे कि हमने फॉर्मल सेक्टर में देखा कि भाई आरबीआई है जो सुपरवाइज करती है, उसके अलावा भी बहुत से एजेंसीज होते हैं गवर्नमेंट की.
लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एजेंसी, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो कि सुपरवाइज कर रही हो क्रेडिट एक्टिविटीज़ को। यानी कि लेंडर किस किस रेट पर किसको और कितना दे रहा है लोन, इसको कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। सो दे कैन लेंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। अब इसको अगर हम फॉर्मल लेंडिंग से कंपेयर करें, जो फॉर्मल सेक्टर के लेंडर्स हैं उनसे कंपेयर करें, तो जो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर के लेंडर्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है कि आप किस इंटरेस्ट रेट पर किसको कितना ब्याज पर कर्ज दे रहे हैं। इसलिए ये मनमाने तौर पर बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन देते हैं। कुछ केसेस में तो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो रिपे करने वाले अमाउंट से भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कर्ज लेने वाले को। तो ये कहीं ना कहीं डेट ट्रैप का एक सिचुएशन बना देता है, जिसमें एक बार अगर कोई व्यक्ति कर्ज ले लेता है तो वो फिर हमेशा के लिए फंस जाता है। वो अपना इंटरेस्ट ही नहीं उतार पाता, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको लौटाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ कमियां हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हु गेट्स व्हाट, मतलब अगर हम बात करें अर्बन और रूरल एरियाज में, तो किन लोगों को कितना ज़्यादा कर्ज मिलता है, लोन मिलता है, या उनका सोर्स ऑफ क्रेडिट को अगर हम कैटेगराइज करें तो कौन लोग कितने लोन का अमाउंट कहाँ से अटेन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो अगर बात करें हम, जैसे कि ग्राफ में आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर रूरल हाउस होल्ड्स के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना हुआ है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि 33% जो लोग हैं रूरल हाउस होल्ड्स हैं, उनका जो लोन का सोर्स है ये मनी लेंडर्स हैं। फिर 25% कमर्शियल बैंक से आता है लोन, 1% गवर्नमेंट का है, 2% अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज हैं, 8% लोग रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से ऑब्टेन कर लेते हैं, 1% लैंडलॉर्ड से ऑब्टेन कर लेते हैं, और 25% कोऑपरेटिव सोसाइटीज से लोन ऑब्टेन करते हैं। तो ये एक ग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, या ये कहें डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पर कि हम ये देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो रूरल एरियाज़ में अगर हम बात करें, तो जो लोन के सोर्सेज हैं या जहाँ से मनी लेंडर्स सबसे बड़े सोर्स के तौर पर देखे जा सकते हैं, यानी कि इनफॉर्मल सोर्स पर डिपेंड करता है लेंडिंग एक्टिविटी इन रूरल हाउस होल्ड्स। तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर मनी लेंडर्स और इनफॉर्मल जो सोर्सेज हैं क्रेडिट के, उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो फॉर्मल सोर्सेज हैं वो कम इस्तेमाल किए जाते हैं, या ये कहें कि वहाँ से क्रेडिट कम मिलता है। और ये एक ग्राफ आप देख पा रहे हैं, इस ग्राफ में अर्बन हाउस होल्ड्स के लोन एक्टिविटीज़ दिखाए गए हैं कि उनका कितना परसेंट जो है वो कहाँ से लोन आता है। तो पुअर हाउस होल्ड्स में अगर आप देखेंगे तो 85% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से आ रहा है और 15% फॉर्मल सेक्टर से आता है। फिर जिनके पास कुछ एसेट्स हैं, ऐसे लोगों को अगर आप देखें तो इनके पास 53% एंड 47% के रेशियो में जो है इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर से आता है। जो वेल ऑफ हाउस होल्ड्स हैं, मतलब जो थोड़ा सा पैसे वाले हैं, उनके पास 72% लोन जो है वो फॉर्मल सेक्टर से मिल जाता है और 28% ही लोन उनको इनफॉर्मल सेक्टर से लेना पड़ता है। जो रिच हाउस होल्ड्स हैं उनको 90% तक लोन जो है वो फॉर्मल सेक्टर से मिल जाता है, 10% वो इनफॉर्मल सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर आप रिच हैं, आपके पास एसेट्स ज़्यादा हैं, आपके पास कोलैटरल रखने के लिए ज़मीन मकान है, तो आपको आसानी से फॉर्मल सेक्टर का लोन मिल जाता है। जबकि अगर आप पुअर हैं तो आपको जो आपका जो सोर्स होगा वो इनफॉर्मल सेक्टर रहेगा, यानी कि आपको अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या एम्प्लॉयर्स वगैरह से लोन लेना पड़ता है। तो इस डिस्कशन के बाद जो कंक्लूजन हमें देखने को मिला, अगर हम कंक्लूजन की बात करें, देन इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लेंडिंग। हमें ये समझ में आया कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स का जो लेंडिंग है वो पर्टिकुलरली जो वेल ऑफ लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उन तक लिमिटेड है। गरीब और ज़रूरतमंद को अभी भी लोन की फैसिलिटीज़ उस हद तक अवेलेबल नहीं है जितनी ज़रूरत है। तो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को अपने लेंडिंग एक्टिविटीज़ बढ़ाने चाहिए,
रूरल एरियाज में भी एक्सटेंड करना चाहिए, ताकि गांव में भी जो ज़्यादातर लोग अभी इनफॉर्मल सोर्सेज से ही क्रेडिट लेते हैं, जहां पर कि उनको बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर कर्ज मिलता है और कई कई बार वो डेट ट्रैप्स में फंस जाते हैं, तो इससे बचाया जा सके उनको, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस। मतलब इसका वही है। दूसरी चीज़ ये कि फॉर्मल सेक्टर लोन्स को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, यानी कि केवल रिच लोगों के लिए या जो एसेट्स होल्ड करते हैं, वेल ऑफ लोग हैं, उनके लिए नहीं, बल्कि गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों तक भी इसकी पहुंच हो, इस चीज़ को इंश्योर करने की भी ज़रूरत है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जहाँ पर कि हमने देखा दो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। पहले फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बारे में हमने पढ़ा, फिर इनफॉर्मल के बारे में पढ़ा। फॉर्मल से लोन लेना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कोलैटरल होना चाहिए, फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी पड़ती हैं, तो यहाँ पर दिक्कत आती है लेने में। लेकिन बेनिफिशियल भी है, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट पर और आसानी से आपको जो है लोन, मतलब लोअर इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिल जाता है, तो आसानी से आप चुकता कर सकते हैं इस लोन को। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में बेनिफिट ये है कि आपको कोलैटरल्स वगैरह की कोई खास ज़रूरत नहीं है, जान पहचान के लोगों से ही आपको लेना है, फ्रेंड से, रिलेटिव से, एम्प्लॉयर से, तो लोग पर्सनली आपको जानते हैं, तो वो आसानी से आपको लोन दे देंगे। बट दिक्कत ये है कि वो अपने मनमाने ढंग से लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और टर्म्स और कंडीशंस तय करेंगे, क्योंकि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, कोई गाइडलाइंस या नॉर्म्स नहीं है फिलहाल उनके लिए, जो कि उनको कंट्रोल कर सके, गवर्न कर सकें, सुपरवाइज कर सकें। इसलिए थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस भी है। तो आज के लिए इतना ही है। दैट्स इट फॉर टुडे। If you have any doubts, any queries, you can ask during the live session, or you can WhatsApp me on my personal number. We will definitely give you answers as soon as possible. Thank you, students, and Jai Narayan.